ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज मनोज एंड आप सबका आईएफएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम जो आपकी गेट लाइफ साइंस की प्रीवियस ईयर एग्जाम थी 2018 की, तो उसके जो भी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, जो 10 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे उस एग्जाम में, तो उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। Okay? तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे इस सेशन को ज्वाइन कर सके और हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस कर सके। जो भी हमारे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देख लिए होंगे तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि कितने इजी क्वेश्चंस थे। और इसलिए मैं बताना भी चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो गेट के जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है वो आप स्कीप नहीं करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कि वो क्वेश्चंस जो है आपको इजीली वहाँ पे मार्क्स दे सकते हैं, राइट। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्टडी, अलग वाला स्टडी नहीं करना पड़ता। आप जनरल नॉलेज से, बेसिक नॉलेज भी अगर आपके पास होता है मैथमेटिक्स का या फिर एप्टीट्यूड का, लॉजिक थोड़ा भी हो जाता है, तब भी आपको वो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ओके ओके। सो वेरी गुड मॉर्निंग धवल जी, वेरी गुड मॉर्निंग सनया। ओके, तो जो आज का हमारा सेशन है उससे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आपको मैं बताना चाहूँगा आईएफएस के तरह से कि 4 जनवरी को हमारी बार की जो एग्ज़ाम है उसकी बैच स्टार्ट हो चुकी है कल ही। तो अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से यहाँ पे एनरोल कर दीजिए, ताकि अगर आप बार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आगे जाके तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप जल्दी से आईएफएस के वेबसाइट पे आके वहाँ पे एनरोल कर दीजिए और वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, ताकि अभी कल ही बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अगर अभी से ज्वाइन कर दोगे तो आपको डिटेल में सारे के सारे अच्छे से टॉपिक्स समझ में भी आ जाएंगे, कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज आईसीएमआर जेआरएफ। ओके, सो ये भी बैच जो है 4 जनवरी को स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको कुछ किसी भी डाउट है इस एग्जाम के बारे में या फिर बाकी भी किसी एग्जाम के बारे में, तो डीजे सर, दादा सर ने भी एक लाइव सेशन रखा था आपके लिए। तो वहां पे भी उन्होंने डिटेल में सब कुछ बताया था कि आपको एग्जाम में क्या होता है, क्या कट ऑफ रहते हैं, कुछ भी जो भी डाउट्स रहते हैं उन्होंने वहां पे लाइव सेशन में भी बताए थे। स्टिल अगर आपको और भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाके या फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिंक में प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहां पे कॉल करके आप सब कुछ पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करनी है अच्छे रैंक के साथ, तो आपको एक बार आप आईएफएस ऑनलाइन पे आइए और वहां पे एक बार एनरोल कर दीजिए। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वहां पे प्रोवाइड की जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज डीबीटी जेआरएफ। ओके, सो 14 जन को ये भी एक बैच स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे आपको अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अगर डीबीटी जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करनी है अच्छे रैंक के साथ, वहां से मुझे जेआरएफ लेनी है, तो वो भी स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस बैच पे भी अगर कुछ भी डाउट्स रहता है या फिर यहाँ पे ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाएगा, आपको ऑनलाइन बैचेस में कैसे टीचर्स का इंटरेक्शन होगा, आपके टेस्ट कैसे रहेंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, एंड द लास्ट वन सीएसआर नेट लाइफ साइंस। ओके, सो ये भी बैच आपकी कल ही 4 जनवरी को स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसको एनरोल करना तो आप जल्दी से आज ही इसको इस सेशन के बाद एनरोल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप 9172266688 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आपके जितने भी डाउट्स है उस डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो। जो भी क्यूरी होगी, फॉर एग्जांपल आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ा जा सकता है या फिर ऑनलाइन जो भी बैच स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आपको क्या क्या कैसे कैसी प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल लेक्चर्स कहाँ पे होंगे या फिर आपके डाउट्स कहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, आपके टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होंगे, ये सारे की सारी क्यूरी आपको यहाँ पे अगर आप कॉल करोगे, कुछ भी आपके डाउट्स होंगे, आप वहाँ पे क्लियर हो जाओ। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग अन्ना, वेरी गुड मॉर्निंग स्नेहा जी, कविता जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सैयद। ओके, चलिए अब हम अपना जो टॉपिक है, जो आज के हमारे लाइव सेशन का, उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि जो भी हमारे गेट के 10 क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो द वेरी फर्स्ट वन, गोइंग बाय द डैश दैट many hands make light work, the school dash involved all the students in the task. Okay, the words that best fill the blanks in the above statements are. ओके, सो वहां पे प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, जस्ट फीलिंग डिफरेंट है और उनका मीनिंग भी डिफरेंट है। ओके, तो इस
इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? गोइंग बाय द प्रिंसिपल दैट मेक्स, देखिए ये तो कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रिंसिपल आने वाला है, यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रिंसिपल आने वाला है। गोइंग बाय द प्रिंसिपल दैट मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। सो अगर आपके ज्यादा हाथ एट ए टाइम काम करेंगे, फॉर एग्जांपल ज्यादा लोग अगर काम करेंगे एट ए टाइम पे, तो वो जो काम होगा वो इजी बन जाता है वो काम कंप्लीट करने में, राइट। एंड दिस इज वन प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है, एक आप इसको सिद्धांत भी बोल सकते हैं कि इस सिद्धांत से अगर आप चलोगे कि ज्यादा लोग काम करेंगे तो वो जो काम होगा वो आसान हो जाएगा, दैट विल बी दिस प्रिंसिपल, ओके। एंड द स्कूल प्रिंसिपल इन्वॉल्व ऑल द स्टूडेंट्स इन द टास्क। तो जो स्कूल के प्रिंसिपल रहते, ओके, ये वो प्रिंसिपल रहते, मतलब उनका जो स्पेलिंग है प्रिंसिपल ये है कि ये प्रिंसिपल जो स्कूल के प्रिंसिपल है उन्होंने क्या किया, इन्वॉल्व ऑल द स्टूडेंट्स इन द टास्क। तो जो टास्क कंप्लीट करना था उस टास्क में सारे के सारे स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर दिया, ताकि जो सारे के सारे स्टूडेंट अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो जो टास्क होगा वो जल्दी और इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ओके। एंड देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन Y. Okay, fine. The next one, her dash should not be confused with miserliness. She is ever willing to assist those in need. Okay, the words that best fills the blank in the above statement sentence is cleanliness, punctuality, frugality and grace. Okay? तो यहाँ पे स्टेटमेंट में उन्होंने ऐसा बोला है कि आपको ये मिजरलीनेस जो वर्ड है, ओके, उसके साथ किसी दूसरा कोई एक वर्ड है उसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, okay? और आगे का जो स्टेटमेंट है, शी इज एवर विलिंग टू असिस्ट दोज इन नीड, उसका एक मीनिंग क्या होगा कि वो जो लड़की होगी वो किसी भी, अगर किसी को भी कुछ भी जरूरत रहती है, कुछ भी नीड रहती है, तो उस पर्सन को वो हेल्प करने के लिए रेडी रहती है, ओके। और आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि आपको उस मिजारलीनेस जो वर्ड है उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। वो मिजारलीनेस का मीनिंग, वो मिजारलीनियस जो वर्ड है उसके साथ आपको दूसरा वर्ड कंफ्यूज नहीं करना है, ओके। तो मिजारलीनियस का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मनी की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई लड़की कहीं पे भी पैसा खर्च नहीं कर रही है, अगर जरूरत होती है तब भी नहीं करती, अगर नेसेसरी है तब भी नहीं कर रही है, और अगर नेसेसरी नहीं है तो ऑब्वियसली वो नहीं कर रही है। तो एक कंजूसी टाइप का रहता है, और दूसरे रहता है फ्रुगैलिटी, जहाँ पे सिर्फ अगर यहाँ पे मुझे जरूरत है वो खर्च करने की पैसे, तभी मैं, अगर मुझे मनी खर्च करने की जरूरत है तभी मैं उसको खर्च करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी, लाइक दैट, ओके। तो ये जो वर्ड है फ्रुगैलिटी, इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है मिजरलीनेस के साथ। दैट मीन्स कि वो लड़की ऐसी है कि उसको जहाँ पे खर्च करना है, जहाँ पे उसको देना है किसी को, तभी जहाँ पे वो जरूरत है, नीड है वहां पे नेसेसरली, तभी वो वहां पे वो यूज करेगी, अदरवाइज वो यूज नहीं करेगी। एंड साथ ही साथ अगर किसी को एक्चुअल में हेल्प चाहिए, नीड चाहिए, तो वो हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेगी। क्लियर है? तो यस, वेरी गुड मधु, कि वो जो आंसर होगा दैट आंसर विल बी सी, फ्रुगैलिटी, ओके। द सेकंड, थर्ड वन, आप जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन का भी आंसर क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 machine takes 7 minutes to make 7 identical toys at the same rate. How many minutes will it take for 100 machine to make 100 toys? Okay, and the options are 1, 7, 100 and 700. Okay, so अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि 7 मिनट्स लेंगे आपको 100 मशीन्स को 100 टॉयज का बनाने के लिए, कितने मिनट्स लेंगे? 7 मिनट्स ले रहे हैं, ऐसा अब्दुल्ला बोल रहा है। बाकी भी स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए कि क्या आंसर आ जाएगा। वेरी गुड हना, तानिया, अब्दुल्ला, वेरी गुड। जो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऐसे है, क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 7 मिनट्स है, के पास मिनट्स कितने हैं? 7 मिनट्स है, और 7 आइडेंटिकल टॉयज आपको बनाने हैं, बनाने हैं 7 आइडेंटिकल टॉयज। और ये जो वर्क हो रहा है, ये जो वर्क हो रहा है, ये वर्क एट ए टाइम हो रहा है, साइमल्टेनियसली सब हो रहा है, ओके। तो अगर मैं एक एक टॉयज में लेता हूं जिसको मुझे बनाना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 7 मिनट्स है और 7 आइडेंटिकल टॉयज है, एक को मुझे बनाना है, एक टॉयज को, तो एक टॉयज को अगर मैं 7 मिनट्स में बना देता हूं, ओके, एक मशीन बनाएगा, ओके, एक मशीन
एक टॉइस को 7 मिनट में बताएगा बनाएगा, उसी 7 मिनट में, ओके, साइमल्टेनियसली वो वर्क हो रहा है, उसी 7 मिनट में दूसरा मशीन दूसरे टॉइस को बनाएगा उसी 7 मिनट्स में, राइट। तीसरा मशीन तीसरे टॉइस को बनाएगा उसी 7 मिनट्स में। तो जो 7 मिनट का स्लॉट जो होगा 7 मिनट्स में, उसमें 7 मशीन 7 टॉइस बनाएंगे। क्लियर है? तो मशीन जो है वो मशीन, एक मशीन 7 मिनट में एक टॉयज बना लेता है, दूसरा मशीन 7 मिनट में एक टॉयज बना लेता है, तीसरा मशीन 7 मिनट में एक टॉयज बना लेता है। ऐसे आपके पास अगर 100 मशीन हो गए और आपको 100 टॉयज बनाने हैं, तो एक मशीन 7 मिनट में एक टॉयज बना लेता है आराम से। एट ए टाइम, उसी टाइम पे दूसरा भी 7 मिनट में दूसरा टॉयज बना लेता है। ऐसे अगर मेरे पास 100 मशीन है, वो तो साइमल्टेनियसली वो 100 मशीन 100 टॉयज बनाएंगे सिर्फ 7 मिनट, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। तो ये इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज 7। ओके, सो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 7 आंसर आ जाता है, जहां पे आपको 7 मिनट्स में आपको 100 टॉयज बनाने के लिए 100 मशीन अगर मिल जाते तो आप उसको आसानी से बना सकते। ओके, आई होप इट इज क्लियर ना। आपको कुछ भी डाउट्स अगर रहता है तो वहां पे बता दीजिए, डाउट्स को हम वहां पे जल्दी क्लियर कर देंगे उस डाउट। ओके, fine. The next one, a rectangle becomes a square with its length and breadth are reduced by 10 meter and 5 meter respectively. Okay, आपके पास एक रेक्टेंगुलर है, उसको आपको कन्वर्ट करना है स्क्वायर में। वो कन्वर्ट कब होगा? जब उस रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल है तो उसको लेंथ भी रहेगी, उसको ब्रेड भी रहेगी, ये तो फिक्स है। बेसिक ये 5th-6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर का जो एरिया वगैरह जो रहता है, तो लेंथ एंड ब्रेड ये तो रेक्टेंगल को रहेगी। तो वो जो रेक्टेंगल होगा वो स्क्वायर में कब कन्वर्ट होगा? जब उस रेक्टेंगल की मैं लेंथ क्या करूंगा? रिड्यूस करूंगा। उस रेक्टेंगल की मैं लेंथ रिड्यूस करूंगा 10 मीटर से, एंड ब्रेथ रिड्यूस करूंगा 5 मीटर से, राइट। तब जाके वो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। और ये जब मैं प्रोसीजर कर रहा हूं, मैं रेक्टेंगुलर को कन्वर्ट कर रहा हूं स्क्वायर में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, आप जल्दी से, अगर आपको इसका आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए मुझे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस कर रहा हूं मैं, रेक्टेंगुलर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं स्क्वायर में, इस प्रोसेस में द रेक्टेंगुलर लूजेस 650 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। इसका मीनिंग क्या होता है कि रेक्टेंगुलर का जो एरिया होगा, जो भी मेरा रेक्टेंगुलर होगा, ओके, सो दिस इज माय रेक्टेंगुलर, यहाँ पे मेरी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, ओके, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा स्क्वायर में। ओके, ये कन्वर्ट करने के बाद, अब स्क्वायर में कन्वर्ट कैसा कब होगा? जब मेरा लेंथ में रिड्यूस करूंगा 10 मीटर से। सो लेंथ मेरी यल है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है? यल मीटर है, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ब्रेड्थ क्या बन जाएगी? हमने एज्यूम कर लिया मीटर, ओके, मीटर में हम बोल रहे हैं। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करना है स्क्वायर में, तो मुझे क्या करना है? इसको रिड्यूस करना है, यल को रिड्यूस करना है 10 मीटर से, दैट मींस यल से मुझे 10 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और वो मेरा मीटर रहेगा। और ब्रेड को रिड्यूस करना है 5 से, तो ये क्या बन जाएगा? b-5 मीटर। क्लियर हो गया कि ये अब कैसा हो जाएगा? b-5 हो गया। तो चलिए, यहां से क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वायर की साइड की लेंथ हमेशा सेम रहती है। स्क्वायर की कौन सी भी साइड ले लो आप, हर साइड की लेंथ सेम रहती है। तो यहाँ पे ये जो लेंथ होगी वही लेंथ ये होगी। बट मैंने कन्वर्ट करने के बाद मेरी ये लेंथ क्या आ गई? l-10 आ गई, और ये मेरी लेंथ b-5 आ गई। ये लेंथ क्या आ गई मेरी? b-5, राइट। सिंस each length of each side of square, since length of each side of square is same, or you can say identical, therefore यहाँ की लेंथ क्या है? l-10 है,
दैट इज सेम एज b माइनस 5। ओके, ये आपका इक्वेशन बन गया। सो ये इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, यल माइनस बी इज इक्वल्स टू -5, -10 को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया, वो क्या बन गया +10, साइन चेंज हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 5। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया, यल माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन, दूसरा स्टेटमेंट से हम दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रेक्टेंगल लूजेस 650 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। तो इसका जो एरिया होगा, सपोज दिस इज माय एरिया A1 इस रेक्टेंगल का, और इस स्क्वायर का एरिया है मेरा A2। तो ये रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो क्या बन जाएगा, मतलब एक रेक्टेंगुलर के जो भी एरिया होगा उसमें से कम हो जाता है कितना एरिया, तो A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 दैट मीन्स रेक्टेंगुलर का एरिया से मैंने अगर स्क्वायर का एरिया निकाल दिया तो ये बच जाएगा 650 मीटर। कितना बचेगा वो, 650 मीटर, राइट। तो A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 650। चलिए, व्हाट इज A1 ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, इसका एरिया A1 क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, सो इट विल बी इक्वल्स टू यल इंटू बी। इसकी वैल्यू ये आ गई। इसकी वैल्यू क्या रहती है, स्क्वायर का एरिया क्या रहता है, स्क्वायर का एरिया क्या रहता है, स्क्वायर का एरिया आपका क्या रहेगा, वो एक्चुअली अगर आपका स्क्वायर ऐसा रहता है, मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, यहाँ पे स्क्वायर की लेंथ अगर आपकी ए रहती है तो उसका एरिया रहता है ए स्क्वायर। कोई भी आप किसी भी साइड की लेंथ ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, आपका स्क्वायर का एरिया मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको यल माइनस 10 एंड बी माइनस 5 दो साइड से, आपको पता है यल माइनस 10 इज सेम एज, यल माइनस 10 इज सेम एज बी माइनस 5। ओके, तो इसका अगर आप एरिया फाइंड करने जाओगे तो ए कैसे लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे मेरा ए है, यहाँ पे मेरा है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, और ये मेरा ए क्या बन जाएगा, दैट इज सेम एज यल माइनस 10 इंटू ये मेरा ए, ये क्या लिख जाएगा मेरा बी माइनस 5। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या बन जाएगा, यल माइनस 10 इंटू बी माइनस 5, राइट। सो A2 क्या बन जाएगा, A1 है मेरा यल बी एंड A2 क्या है, A2 है यल माइनस 10 इंटू बी माइनस 5। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सारे टर्म्स को एक दूसरे से ब्रैकेट में से हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यल से बी को मल्टीप्लाई कर दिया, यल बी आ गया, यल से -5 को मल्टीप्लाई कर दिया, -5 यल आ गया। अब -10 से बी को मल्टीप्लाई कर दिया, -10 भी आ गया, और -10 एंड -5 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, +50 आ गया। अब इक्वेशन क्या है, A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 650। तो A1 क्या है मेरा, यल बी माइनस A2, A2 क्या है, यल बी माइनस 5 माइनस 10 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 650। तो यल बी माइनस इन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सबको माइनस साइन मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, राइट। सबको माइनस साइन कहां पे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो यल बी माइनस यल बी प्लस 5 प्लस 10 माइनस 50 इज इक्वल टू 650। यल बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 650 प्लस 50 एंड दैट इज इक्वल टू 700। ओके, तो यहां से क्या बन गया आपका, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 700 बन गया। अब यहाँ पे आपको सारे टर्म्स में से आप 5 कॉमन ले सकते हो। सो 5 इंटू यल प्लस ट्वाइस बी इज इक्वल टू 5 इंटू 140। ओके, सो 140 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 700। तो ओके, सो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या आ जाता है, यल प्लस ट्वाइस बी विल बी इक्वल्स टू 140। ओके, ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, यल प्लस ट्वाइस बी इज इक्वल्स टू 140। तो आपको दो इक्वेशन आपकी मिल गए। पहला इक्वेशन कौन सा था, यल माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, यल माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, और ये इक्वेशन है यल प्लस 2b इज इक्वल्स टू 140। तो आपको क्या करना है,
आपको अब इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, इससे आपको यल एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यल एंड बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मुझे यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे प्लस टू बी है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन को, तो वहां पे मेरा -2b बन जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस यल, दोनों तरफ से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ट्वाइस यल -2b इज इक्वल्स टू 10। ओके, सो ये इक्वेशन अब क्या आ गया मेरा, ट्वाइस यल -2b इज इक्वल्स टू 10 एंड यल प्लस 2b इज इक्वल्स टू 10, 140। ओके, अब मैं इन दोनों की सम करता हूं, तो ट्वाइस यल प्लस यल, ये क्या आ गया 3l, -2b प्लस 2b, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 0 रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे 140 प्लस 10, ये क्या आ जाएगा 150 आ जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, यल इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 50, राइट। तो यल की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाती है, 50 आ जाती है। जो लेंथ होगी ओरिजिनल रेक्टेंगल की वो 50 है। अब ब्रेड कैसे फाइंड करें, यल माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 हमें पता है, सो यल माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, तो यल माइनस 5 इज इक्वल्स टू बी। ओके, तो यल माइनस 5 अगर मेरा बी है, मैं यल की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू बी, सो बी की वैल्यू क्या आ गई 45। ओके, एंड देयरफॉर लेंथ क्या आ गई मेरी 50 एंड ब्रेड दैट विल बी 45। सो एरिया हमें फाइंड करना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इन स्क्वायर मीटर्स। तो जो ओरिजिनल एरिया होगा उसकी लेंथ थी मेरी यल एंड ब्रेड थी मेरी बी, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यल बी करना होगा। सो यल बी क्या आ जाएगा मेरा, दैट विल बी सेम एज यल इंटू बी, एंड यल इंटू बी दैट इज 50 इंटू 45, and that will be equals to our 2250। इसका मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2250। क्लियर है? देखिए एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं मैं, तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट आप खुद सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने जाओगे तो आपको वो आधे मिनट भी नहीं लगेगा उस एग्जांपल को सॉल्व करने। आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि स्क्वायर जो रहता है उस स्क्वायर की लेंथ क्या रहती है, स्क्वायर का एरिया क्या रहता है, जो रेक्टेंगुलर है रेक्टेंगुलर को मैं स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर दूं, वो प्रोसीजर क्या है मैंने जो बताया वहां पे, रेड्यूस बाय 10 मीटर एंड 5 मीटर, वो कैसे हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना भी पता चल जाता है तो आपको ये एग्जांपल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है अब? यस, वेरी गुड, जो आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। ओके, आपको एक नंबर है जिसमें आपको 2 डिजिट है, फॉर एग्जांपल 23, 45, उसके बाद 60, यहाँ पे क्या है 2 डिजिट्स है, राइट। ऐसे एग्जांपल, ऐसा नंबर कोई भी नंबर है आपके पास, और उस नंबर से कंडीशन आगे हमें दी है उस नंबर के लिए, द सम ऑफ द डिजिट इज 9। तो अगर मेरा ए बी, ये मेरा 2 नंबर, ये मेरा एक नंबर है जिसमें मेरा ए एक डिजिट है एंड बी एक डिजिट है, तो उन दोनों का सम क्या होना चाहिए 9 होनी चाहिए। उस डिजिट्स की, उस नंबर में जितने डिजिट्स है उनकी सम 9 होनी चाहिए। इफ 45 is subtracted from the number, its digits are interchanged। so अगर मेरा ए बी है तो ए बी माइनस 45 अगर मैं करूंगा तो वो क्या बन जाएगा बी ए, वो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। डिजिट्स क्या बन जाएंगे इंटरचेंज। वेरी वेरी गुड सुमन, एकदम करेक्ट आंसर दिया आपने। सो यहाँ पे क्या है, ए बी आपको फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है। तो चलिए सिंपल क्या करना है 63। ओके, 63 माइनस क्या करना है 45। 63 तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, 63 क्या बन जाएगा 6 + 3 दैट इज 9। तो 63 माइनस 45 अगर आप करने जाओगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी 18। बट 18 जो है विच इज नॉट इक्वल टू 36, क्योंकि हमें इंटरचेंज होना चाहिए, राइट। ये जो नंबर है उसके डिजिट इंटरचेंज होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहे। तो इस वजह से 63 जो है वो आपका आंसर नहीं होगा। 72 में भी 7 + 2 क्या हो रहा है 9 हो रहा है, एंड 72 माइनस 45 अगर आप करने जाओगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यस 72 माइनस 45 विल बी 27।
एंड 27 इज सेम एज 27। हमें चाहिए क्या था, इस नंबर को कन्वर्ट कैसे करना था, डिजिट चेंज करना था, 27 चाहिए था, एंड दैट इज योर आंसर। आपको नीचे जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो नीचे के क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, सो इट विल बी 45 विच इज नॉट इक्वल टू 9। ओके, एंड 81, सो 81 को 45 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 18 नहीं मिलेगा, 18। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा और ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो जो ऑप्शन है आपका, आपको प्रोसीजर क्या करनी थी, आपको सिर्फ कोई नंबर दिया है, उस नंबर से आपको चेक करना है, वो जो नंबर से उस नंबर में जितने भी डिजिट है दो, उस डिजिट की सम कर दो, आंसर 9 आना चाहिए। और वो जो नंबर है उसको 45 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 45 उस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो जो नंबर ओरिजिनल होगा उसके डिजिट इंटरचेंज होने चाहिए। अगर इतना हो जाता है तो वो आपका क्या बन जाएगा, आपका वो फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, एंड देयरफॉर द आंसर विल बी 70। ओके ओके, वेरी गुड धरित्री जी, दिनेश जी वेरी गुड, अब्दुल्ला जी वेरी गुड। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग दिगंबर सर, हैप्पी टू सी यू। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग दिनेश, तानिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंटीजर्स ए बी एंड सी व्हाट विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज रिस्पेक्टिवली ऑफ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। आपके पास 3 नंबर्स हैं जिसको आपको ए प्लस बी प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड, क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है एंड मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। वो जो नंबर्स आपको 3 नंबर्स दिए हैं, ए बी सी नंबर्स दिए, वो आपको आर्बिटरी कोई भी उठा के नहीं दिए, उन्होंने आपको एक कंडीशन दी वहां पे। वो कंडीशन क्या है, वो जो नंबर्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा, एबीसी को, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, देयर इज अ मॉड साइन। पहले हम मॉड की भी बात कर लेते कि मॉड क्या होता है। देखिए, कोई भी नंबर उठा लो आप, रियल नंबर का कोई भी नंबर उठा लो, आप 5 उठा लो, आप 10 उठा लो, आप -5 उठा लो, आप -11 उठा लो, -11.5 उठा लो, कुछ भी नंबर उठा लो, उसका अगर आप मॉड कर दोगे तो जो भी आपका नंबर रहेगा ना, उस नंबर का जो निगेटिव साइन होता है तो सिर्फ निगेटिव साइन को आपको निकाल देना है, उसका जो पॉजिटिव टर्म रहती है वही आपको लिख देनी है सामने, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11.5। 2.-2.3 अगर ये आ गया मेरा, इसकी मॉड की वैल्यू क्या आ जाती है, सिर्फ निगेटिव साइन जो रहता है उसको निकाल देना है वहां। ओके, दैट इज 2.3। क्लियर है? दिस इज माय मॉड। एब्सोल्यूट वैल्यू हम उसको कहते हैं कि कोई भी नंबर मुझे दे दो, मैं उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लूंगा, निगेटिव अगर होता है तो निगेटिव निकाल दूंगा, अगर निगेटिव नहीं रहता है पॉजिटिव रहता है तो उसको वैसे ही लिखूंगा। दैट मीन्स अगर मैं 5 मॉड ऑफ 5.4 लेता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ 5.4 दैट विल बी सेम एज 5.4। ओके, तो सिंपली करना क्या है आपको कि जो भी आपके वैल्यूज रहेगी, दैट मीन्स वो कोई भी हो, चाहे वो निगेटिव नंबर हो पॉजिटिव नंबर हो, उसको आपको मॉड लेने का सिंपली मीनिंग ये होता है कि उसका निगेटिव साइन अगर होता है तो उसको निकाल दीजिए, अगर नहीं होता है तो वैसा ही नंबर आप लिख लीजिए। ओके, देखिए ये आपकी मॉड की टर्म रही। अब चलिए बाकी टर्म्स की भी बात करते हैं कि इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या आ जाता है, लॉग ऑफ मॉड ए प्लस लॉग ऑफ मॉड बी प्लस लॉग ऑफ मॉड सी। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, कि लॉग ऑफ 1 जो होता है वो हमेशा 0 होता है, सबको पता होता है। लॉग ऑफ 1 जो होता है वो 0 हो जाता है। तो व्हाट अबाउट लॉग ऑफ -1, लॉग ऑफ मॉड, आपको मॉड लेना है राइट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ -1, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, लॉग ऑफ -1 का जो मॉड होगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी 1। तो लॉग ऑफ 1 भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाता। क्लियर है? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता नहीं है कि लॉग ऑफ 1 0 रहता है। देखिए ये बहुत बेसिक है कि आपको हर जगह पे मिलेगा कि लॉग का 1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 रहती है, राइट।
तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत इजीली आप इसको बता पाओगे कि अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखता हूँ, बी की वैल्यू 1 रखता हूँ एंड सी की वैल्यू 1 रखता हूँ, तीनों की मैंने वैल्यू 1 रख दी, तो log of mod a क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू log of 1 which is 0. Log of mod of b is same as log of mod of 1, that is equals to 0, and log of mod of c that is equals to log of 1 and that is also equals to 0. तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, log of mod a प्लस log of mod b प्लस log of mod c इज इक्वल्स टू व्हाट, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, ये है, ये है, ये है, दैट इज 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0. तो अगर मैं ए बी सी तीनों में 1 1 लेता हूं, ओके, तीनों में 1 1 लेता हूं, ए बी सी, तो उन तीनों की जो लॉग की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाती है, तीनों की 0 बन जाएगी, और तीनों की 0 बनने के बाद उन सब की सम भी 0 बन जाती है. तो ए प्लस हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये नंबर फाइंड करना है. तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, इफ a is equals to 1, b is equals to 1 and c is equals to 1, then a plus b plus c is equals to 1 plus 1 plus 1 and that will be equals to 3. ओके, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शंस में भी, आप ऑप्शंस से भी जा सकते हो. ऑप्शंस में आपके कैसे, ऑप्शन से आप कैसे अप्रोच कर सकते हो कि आपकी सारे ऑप्शंस में से मैक्सिमम वैल्यू जो भी दिख रही वो एटमोस्ट 3 है, 3 से आगे कोई नहीं है. तो अगर मुझे कोई भी ए बी सी से मिले जिसके लिए ए प्लस बी प्लस सी अगर मेरे 3 मिल रहे हैं, तो वही मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, उसके आगे तो मैं जा ही नहीं सकता. तो यहाँ पे मुझे ए बी सी ये 3 वैल्यू ऐसी मिल रही है जिनकी सम लेने के बाद मेरा आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. तो ये तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. अब और एक इंपॉर्टेंट बात, log of mod of -1 is equals to log of 1 which is also equals to 0. अब इससे मैं क्या बोल सकता हूं, आई विल टेक a is equals to -1, b is equals to -1 and c is equals to -1. ये तीनों मैंने -1 -1 -1 ले लिए. तो यहां से भी log a ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाता है, log b भी क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, एंड log c ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाता है. तो इन तीनों की सम भी 0 बन जाती है, एंड दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस -1 प्लस -1, और इन तीनों की सम क्या रहती है, -1 प्लस -1 प्लस -1, सो -1 -1 -1, इनकी सम क्या रहेगी, -3, राइट. तो जो मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे, एबीसी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, वो क्या होगी, -3 बन जाती, दैट विल बी माई. ओके, तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, एंड ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाती है. ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. चलिए नेक्स्ट वन, गिवन दैट a and b are integers and a plus a square into a cube is odd. ये नंबर आपको दिया है जो कि ऑड नंबर है. which one of the following statements is correct? Okay? So a and b both are odd, a and b both are even, a is even, b is odd. The last one, a is odd and b is even. Okay? तो यहाँ पे क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द स्क्वायर ऑफ odd number is odd, cube of odd number is odd. और यू कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल्स के हेल्प से जाओगे तो और भी आसान बन जाएगा आपको. सिंपल ले लीजिए कि आपने क्या किया, पहला ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर ऑड, तो मैं ए को भी 1 लूंगा, बी को भी 1 लूंगा. ओके, ऑड एंड इवन नंबर तो पता होते हैं. ओके, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन रहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड रहते हैं. तो मुझे दोनों ऑड चाहिए, मैंने दोनों ऑड ले लिया. तो इस केस में a प्लस ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 प्लस
1 स्क्वायर इंटू 1 क्यूब. ओके, एंड 1 का स्क्वायर एंड क्यूब दोनों भी 1 ही रहता है, सो 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 2. ओके, तो a प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब की जो भी वैल्यू होगी वो क्या आ जाती है, दैट विल बी ऑड. ओके, अब दूसरी केस, पहली केस में हमें इवन नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे a एंड b बोथ में अगर ऑड लेता हूं तो उन दोनों की जो भी वैल्यू बन जाती है वो मेरी इवन बन रही, बट मुझे चाहिए ऑड, तो ये मेरा आंसर नहीं है. दूसरा क्या है, a एंड b बोथ इवन, तो मैं दोनों का क्या कर लेता हूं, 0 एंड 0. ए को भी मैंने 0 ले लिया, बी को भी मैंने 0 ले लिया, इवन नंबर है. तो a प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब, कुछ भी रिजल्ट्स की भी यूज नहीं करना है आपको, कुछ भी देखना नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, 0 प्लस 0 स्क्वायर इंटू 0 क्यूब, तो 0 प्लस 0 दैट इज 0. सो ये भी मेरा इवन मिल रहा है फिर से, राइट, बट मुझे चाहिए ऑड नंबर जो कि यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है. ओके, अब थर्ड ऑप्शन, ए मुझे इवन चाहिए तो मैंने 0 ले लिया, बी मुझे ऑड चाहिए तो मैंने 1 ले लिया. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब 0 प्लस 0 स्क्वायर इंटू 1 क्यूब, सो 0 प्लस 0 into 1 that is 0 plus 1 and that will be, sorry, that is 0 plus 0, क्योंकि 0 into 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, 0 रहता है, राइट. सो 0 plus 0 and that is 0. सो ये भी मेरा फिर से क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है, बट मुझे तो चाहिए था ऑड, सो ये भी मेरा आंसर नहीं है. और लास्ट ऑप्शन, अब यहाँ पे मुझे ए ऑड लेना है एंड बी को इवन लेना है, सो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, ए दैट मीन्स 1 प्लस 1 square into 0 cube, so that is equals to 1 plus 0 and that is equals to 1. तो यहां से मुझे ऑड नंबर मिल गया, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाए. क्लियर है, वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड हना. जो आंसर होगा आपका वो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, दैट इज ए इज ऑड एंड बी इज इवन. ओके, चलिए नेक्स्ट वन, फ्रॉम द टाइम द फ्रंट ऑफ ट्रेन इंटर्स अ प्लेटफॉर्म. ओके, सो ये ट्रेन का प्रॉब्लम है. इट टेक्स 25 सेकंड फ्रॉम द फॉर द बैक ऑफ द ट्रेन टू लीव द प्लेटफॉर्म. ओके, while traveling at a constant speed of 54 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो हम ये पहले यहां तक का स्टेटमेंट देखते हैं. इस स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है, ट्रेन दी है, तो ऑब्वियसली हमें ट्रेन आया है और प्लेटफॉर्म आया, तो हमें उसका डिस्टेंस लेना होगा. तो लेट एक्स इज लेंथ ऑफ ट्रेन, x is what, लेंथ ऑफ ट्रेन, एंड y क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. ओके, या आपने ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म ले लिया. ओके, सो फ्रॉम द टाइम द फ्रंट ऑफ द ट्रेन एंटर्स अ प्लेटफॉर्म, तो वो प्लेटफॉर्म तक आ गए. सो चलो, ये मेरा प्लेटफॉर्म है y, और यहाँ पे मेरा ट्रेन ने एंटर किया, तो यहाँ से मेरा x डिस्टेंस हो जाता है. ओके, तो अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट टोटल डिस्टेंस आई विल टेक डिस्टेंस d1 दैट इज इक्वल्स टू x प्लस y. तो ट्रेन का डिस्टेंस एंड प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, ओके, ये दोनों डिस्टेंस मिला के मेरा होल डिस्टेंस बन जाता है, लेंथ बन जाती है, वो मेरी बन जाएगी x प्लस y. इट टेक्स 25 सेकंड फॉर द बैक ऑफ द ट्रेन. तो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक एंड करने के लिए, बैक जो रहती है ट्रेन की, वो यहां से निकल जाने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होता है, 25 सेकंड. तो आपका जो टाइम है t1 वो क्या बन गया, 25 सेकंड. ओके, बैक ऑफ द ट्रेन टू लीव द प्लेटफॉर्म व्हाइल ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड S1 क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर. बट एक छोटी सी मिस्टेक स्टूडेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको यूनिट दिया है सेकंड में और यहाँ पे आपको है हावर में, तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड में. तो ये कैसे करेंगे, इट इज सेम एज 54 इंटू किलोमीटर का कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1000 मीटर इज सेम एज 1 किलोमीटर. और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 इंटू 60. एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ऐसे 60 मिनट होंगे, सो इट विल बी इक्वल्स टू 60 इंटू 60. और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाता है, 54 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 36
5 एंड 18, मैंने दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब 18 इंटू 3 विल बी इक्वल्स टू 54। तो ये क्या बन गया, 15 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में ट्रेन कितनी स्पीड में जाएगी, 15 मीटर जाएगी। एक सेकंड में ट्रेन का डिस्टेंस क्या होगा, 15। यस, मतलब वेरी गुड। दैट इज एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला कि आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर हावर से, तो आपको क्या करना होता है, उसको 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि मैंने इन जनरल डायरेक्टली लेके उसको सिंप्लीफाई करके 5 डिवाइडेड बाई लेके आया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बाय डिस्टेंस, दैट स्पीड फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, स्पीड क्या है मेरा 15 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 25। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो x प्लस वाई जो होगा मेरा क्या बन जाएगा, वो 15 इंटू 25। x प्लस वाई क्या बन जाता है, 15 इंटू 25 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 375। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 375। सो आपको ये पता है कि जो ट्रेन होगी, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म, इन दोनों का मिला के टोटल डिस्टेंस मेरा क्या है 375। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड दैट द प्लेटफॉर्म इन मीटर्स। तो आपको x की भी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको x प्लस वाई की मिल चुकी है, बट अभी x एंड y पर दोनों की अलग अलग वैल्यू नहीं निकली है। तो उसके लिए हमें आगे के स्टेटमेंट को जाना होगा। तो आगे का स्टेटमेंट क्या कहता है, एट द सेम स्पीड, दैट मीन्स ट्रेन का जो स्पीड होगा वो स्पीड सेम है 54 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 14 सेकंड। ओके, सो सेकंड टाइम हम लेते हैं t2। t2 क्या है 14 सेकंड। इट टेक्स 14 सेकंड टू पास अ मैन, मैन को पास करना है। वो मैन क्या कर रहा है, रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मेरा ट्रेन इस वे में जा रही है, ओके 54 किलोमीटर पर आवर से, और इसी वे में एक मैन भी जा रहा है जो 9 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो इन दोनों का जो एक्चुअल में स्पीड होगा वो स्पीड क्या बन जाता है, दैट विल बी 54 माइनस 9। ओके, जब वो एक ही डायरेक्शन में दोनों रहते हैं, तो बड़े वाले नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है, वो आपका एक्चुअल स्पीड बन जाता है। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब दोनों के ऐड करनी है। एक डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उन दोनों की समेशन करनी होती है, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, स्पीड बन गया। तो स्पीड क्या आ जाएगा, s2 विल बी इक्वल्स टू 54 माइनस 9 किलोमीटर पर आवर, दैट इज सेम एज 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 36, दैट इज ओके। हम अभी डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 18 का, राइट। 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 क्या बन जाता है, 5 डिवाइडेड बाय 18 बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 इंटू 2 18 एंड 9 इंटू 5 45। तो ये क्या बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये आपका स्पीड हो गया। अब आपको स्पीड मिल गया है, आपको टाइम भी मिल चुका है, और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, अब मैन का जो डिस्टेंस है वो एट अ टाइम एक ही, मतलब उसके जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि वहां पे कुछ लेंथ नहीं होगी मैन, राइट। तो दैट डिस्टेंस विल बी ओनली डिस्टेंस ऑफ ट्रेन एंड दैट इज एक्स। जो होल डिस्टेंस होगा वो सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस होगा एंड दैट इज एक्चुअली एक्स, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो वो क्या बन जाएगा, s2 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो s2 क्या है 25 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज सेम एज d2। d2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, दैट इज x डिवाइडेड बाय टाइम 14 सेकंड, राइट। तो 25 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू, तो यहां से क्या बन जाएगा 17। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 इंटू 25, दैट इज 175 एंड x प्लस वाई क्या है आपका 375 है। तो 175 प्लस y इज इक्वल टू 375। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 375 माइनस 175, दैट इज 200। तो x की वैल्यू क्या है 175
दैट मीन्स ट्रेन की वैल्यू होगी आपकी 175 एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ जो होगी वो क्या बनेगी 200. ओके, एंड दिस इज योर फाइनल. क्लियर है अब कि जो लेंथ का जो प्रॉब्लम, ट्रेन का जो प्रॉब्लम था, बहुत इजी क्वेश्चन था. अगर आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस का जो एक ही ट्रिक आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट में भी फेस करने को होगी, क्योंकि आपको वो पता होना चाहिए कि अगर आपकी ट्रेन एंड जो हमारा मैन जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो उनका एक्चुअल स्पीड जो होगा वो स्पीड क्या रहता है. ओके, वहां से आपको सब्ट्रैक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका आंसर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भी मॉड की वैल्यू यूज के, जो मैंने पहले भी बताया, मॉड को क्या करना होता है, आपको जो भी वैल्यू होगी उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है. आपको माइनस साइन दिया है, नहीं दिया है, जो भी होगा उसका पॉजिटिव लेना है. राइट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिस्क्राइब द ग्राफ शोज इन द बिलो फिगर. ओके, तो यहाँ पे क्या है, मॉड एक्स प्लस वन, मॉड एक्स प्लस वन माइनस टू. देखिए अब हमें पता है कि अगर मेरा x 0 रहता है तो ग्राफ में मेरी y की वैल्यू क्या रहेगी, सॉरी x की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूं, x की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या रहेगी, y की वैल्यू 0 आ जाती है, क्योंकि y जो होता है वो x एक्सिस पे आता है, और जब भी वो x एक्सिस पे आएगा y की वैल्यू 0 बन जाती है. राइट. तो व्हेन x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 0. तो चलिए देखते हैं अब 1 के लिए, ऑप्शन ए के लिए y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 प्लस 1 -2. तो यहाँ पे मॉड ऑफ -2 अगर मैं लेता हूं तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाता है. सॉरी, दैट इज 2 एक्चुअली, नॉट 1. जो -2 का मैं मॉड लूंगा तो मैं -2 की पॉजिटिव वैल्यू लूंगा 1, दैट इज 2. तो 2 आगे वाला प्लस 1 -2, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ 2 प्लस 3, दैट मीन्स मॉड ऑफ 3 -2. अब मॉड ऑफ 3 -2 ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 3, एंड 3 -2 क्या बन जाता है 1. तो y की वैल्यू मेरी 0 नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन मेरा डिस्कार्ड हो गया. क्लियर है. सेकंड वन, सेकंड में क्या है, बी में y जो होगा वो मेरा क्या बन जाता है, मॉड ऑफ -2 -1 -1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ -2 ये जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 का मॉड क्या करना है मुझे, सिंपल, -2 का मॉड मुझे निगेटिव साइड निकाल देना है उसका, तो वो क्या बन जाएगा 2 बन जाता है. सो 2 -1 अगेन -1, तो मॉड ऑफ 2 -1 दैट इज मॉड ऑफ 1 -1. सो मॉड ऑफ 1 क्या बन जाएगा 1, तो 1 -1 इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये पॉइंट ये सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, ये इक्वेशन वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये भी नहीं कि डायरेक्टली वो फाइनल आंसर होगा. एक ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, उसको सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई. राइट. थर्ड ऑप्शन देखते हैं अब, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 प्लस 1 -1. सो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ -2, सो ये 2 बन जाता है, प्लस 1 -1, सो मॉड ऑफ 3 -1, दैट मीन्स 3 -1 दैट इज इक्वल टू 2, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो सी भी ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. लास्ट देखते हैं आप, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -1, सो x को मैंने -2 ले लिया, -1 होल मॉड. ओके, तो ये आपकी वैल्यू है. तो इस वैल्यू में तो क्या करना है, देयर इज अ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ -3 -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 3 -1 दैट इज 2, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो ये भी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया. तो आपको अब कंफर्म ये पता चल चुका है कि मेरे बाकी के 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं. कंफर्म क्या पता चल चुका है, मेरे बाकी के 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुके हैं, कैंसिल है, वो ऑप्शन नहीं है मेरे करेक्ट. तो जो ऑप्शन बचता है वही तो ऑब्वियसली मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा. और यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ, बट वो प्रोसीजर बहुत लेंदी हो जाएगी कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, टाइम भी बहुत कंज्यूम करेगा. तो आपको जब भी आपको कोई भी फंक्शन दिया जाता है एग्जाम में, कुछ भी फंक्शन आपको दिया हो, उस फंक्शन का ग्राफ आपको अगर दिया है तो सिंपली ग्राफ के पॉइंट्स देखिए, वो पॉइंट्स आप डालने की कोशिश कीजिए उस फंक्शन में, और वहां से आपको ऑप्शन डिस्कार्ड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा.
ओके, स्नेहल पूछ रही है कि व्हाई वी टेक वैल्यू ऑफ x इज -2। देखिए स्नेहल, इट नेसेसरी नहीं है कि आपको x इज इक्वल टू -2 ही लेनी है। आप इस ग्राफ में से कोई भी पॉइंट उठा सकते हो, कुछ भी जो आपको चाहे वो उठा सकते हो, कुछ भी पॉइंट आप उठा सकते हो। अगर आप 0 भी लोगे तो भी चल जाएगा, आप -1 लोगे तो भी चल जाएगा, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, -3 लोगे, बीच वाला कोई पॉइंट लोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उससे क्या होगा, अब मेरे -2 से यहाँ पे क्या होगा कि ये तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। अगर मैं 0 लेता हूँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया, चलो 0 ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 + 1 -2। ओके, तो यहाँ पे 1 -2 बन जाएगा, दैट इज -1। तो फिर से मेरा ये ऑप्शन 0 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पे अगर मैंने 0 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा 0 -1 -1, दैट मीन्स मॉड ऑफ -1 -1, सो 1 -1 0। देखिए 0 के लिए मेरी ग्राफ की जो वैल्यू है वो 0 ही आ रही है, तो ये जो पॉइंट है ये 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो इक्वेशन है ग्राफ का वो 0 को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सिमिलरली आप नीचे के भी पॉइंट्स को भी चेक कर सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स को चेक करना है, आपको पर्टिकुलरली कुछ पॉइंट्स लेके चेक करना है, बट आपको तब तक चेक करना है जब तक आपके 3 ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं कर सकते आप। आपको कोई भी पॉइंट उठा लो, आपको सिर्फ तब तक चेक करते रहना है जब तक आपको 3 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और उसमें से भी सिंपल बात यह है कि आप कोई बीच वाला पॉइंट मत उठा लो, आप इजी पॉइंट्स उठा लो जहां पे आपको आपके जो y की वैल्यू एंड x की वैल्यू इजीली पता हो। अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे देख लोगे, ओके, ग्राफ पे देख लोगे तो आपको, अगर आप 1.5 0.5 यहाँ पे आपका 0.5 है, ये पॉइंट उठाओगे तो आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको यहाँ पे वो पॉइंट क्या है पता नहीं है, ग्राफ की इमेज की वैल्यू क्या होगी, उस फंक्शन की y की वैल्यू क्या होगी आपको एग्जैक्टली नहीं दिखेगा। तो सिंपल बात यह है कि आप 0 उठा लो, 0 की आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, 1 की आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, -1 है, 2 की आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तो ये पॉइंट्स आप उठा लो, उस फंक्शन में डाल दो, उसकी वैल्यू फाइंड करो, वो y मेरा आ रहा है या नहीं ये चेक कर लो, अगर आ गया तो वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, अगर नहीं आ गया तो वो ऑप्शन डिस्कार्ड हो। सिंपल बात। यस, एंड दैट बी विल बी माय फाइनल आंसर। ओके, फाइन। लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। ओके, सम रोजेस आर रेड। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि कुछ रोज है जो कि रेड है। सेकंड वन, ऑल रेड फ्लावर्स फेड क्विकली। ओके, सो जितने भी रेड फ्लावर्स होंगे, ऑल बोला है वहां पे, तो जितने भी रेड फ्लावर्स होंगे वो क्विकली फेड हो जाते हैं, जल्दी वो फेड हो जाते हैं। ओके, जितने भी रेड फ्लावर्स होंगे और आपके जितने भी रोज रेड है, okay, आपके रोज जितने भी रेड है वो क्या है, रेड फ्लावर्स भी बन जाते हैं। वो रेड रोजेस आर रेड फ्लावर्स, राइट, तो वो रेड फ्लावर्स बन जाते हैं एंड सारे के सारे रेड फ्लावर जो है वो क्विकली फेड हो रहे हैं। तो आपके जितने भी रेड रोजेस होंगे वो क्विकली फेड हो जाते हैं। ओके, देन सम रोजेस फेड क्विकली, तो आपके कुछ रोजेस है जो क्विकली फेड हो जाते हैं। यस, वेरी गुड स्नेहल जी। तो हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स। The first one, if one true, second false, then third false. If one true and second false, then third true. If one and second are true, then third is also true. And if one and second are false, then third is false. Okay. तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो आपके फर्स्ट ट्रू दैट मीन्स कुछ रोजेस है जो रेड है, और सेकंड है, सेकंड क्या है, ऑल रेड फ्लावर्स फेड क्विकली। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सारे के सारे जो रेड फ्लावर्स है वो क्विकली फेड नहीं हो रहे। तो कुछ फ्लावर्स है जो रेड फ्लावर्स है, कुछ जो क्विकली फेड नहीं हो रहे। तो उसका मीनिंग ये होगा क्या, थर्ड फॉल्स होगा, दैट मीन्स सम रोजेस फेड क्विकली। तो उसका मीनिंग ये होगा कि कुछ रेड रोजेस हो गए वो क्विकली फेड नहीं हो गए। यस, वेरी गुड। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका, अगर फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप ले लेते हो, फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल, तो आप थर्ड के बारे में कुछ भी कंडक्ट नहीं कर पाओगे। बट अगर आप दोनों के दोनों ट्रू बोल दोगे, फॉर एग्जाम्पल सम रोजेस आर रेड, कुछ रोजेस है जो रेड है, और सारे के सारे रेड फ्लावर्स जो है, सारे के सारे रेड फ्लावर्स है वो
क्विकली फेड हो रहा है। तो देखिए कुछ रोजेस मैंने ले लिया, मेरे सारे जो रोजेस है वो इतने हैं, उनमें से कुछ मेरे रेड है। ये जो है ये मेरे रेड रोजेस है, कुछ मेरे रेड रोजेस है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल रेड फ्लावर्स आर फेड क्विकली, तो जितने भी रेड रोजेस हो गए वो क्विकली फेड हो जाते हैं। और बोला कितने हैं, सम रोजेस आर रेड। दो स्टेटमेंट में जितने भी आपके रेड फ्लावर्स होंगे वो फेड क्विकली हो रहे, और मेरे सम रोज जो है वो रेड है, तो सम रेड जो रोजेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्विकली फेड हो जाएंगे। तो सम रोजेस क्विकली फेड। Therefore, if first is true, second is true, then third is also right, and therefore option C, that very good, option C जो होगा वो करेक्ट हो जाता। ओके, सो तेजस्वी पूछ रहे व्हाई व्हाई डू वी वांट y एज 0। देखिए जो ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए जो ग्राफ है, ग्राफ एक्चुअली आपको बेसिक पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ मैं, डोंट वरी, कि आपको जो वहां पे वैल्यू 0 क्यों चाहिए। ओके, देखिए जो भी ग्राफ आप देखते हो, आपको ग्राफ के हेल्प से आपको फंक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे ग्राफ का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ग्राफिकली आपको फंक्शन कैसे दिखते हैं कि ये जो मेरा रहता है, ये मेरी एक्स एक्सिस रहता है, ये जो है मेरा एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स इस एक्सिस पे मेरे एक्स की वैल्यू रहेगी, इस एक्सिस पे मेरी क्या रहेगी, वाई की वैल्यूज रहेगी, राइट। तो जब भी मैं एक्स इज इक्वल्स टू मैं सपोज -2 लेता हूं, जब भी मैं एक्स इज इक्वल्स टू -2 ले रहा हूं, ओके, -2 मैंने एक्स इज इक्वल्स टू ले लिया, तो उसके लिए जहां पर भी मेरा ग्राफ है, ग्राफ जहां पे भी जा रहा है, वो पॉइंट उसी के लाइन पे, इस लाइन पे, वो जो ग्राफ वहां पे जहां पे टच करेगा ग्राफ को, उसकी करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे ही मेरा जो एक्स इज इक्वल टू 2 है, वहीं पे मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है वो ग्राफ, तो यहाँ की करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या है, 0 पे है। तो जब मेरा एक्स -2 होगा, वाई की वैल्यू मुझे 0 लेनी पड़ेगी। देखिए और एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, ओके, और एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक्स इज इक्वल टू मैंने -1 ले लिया, तो यहाँ पे मेरा x इज इक्वल टू -1 है। ओके, तो x इज इक्वल टू -1 से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, x इज इक्वल टू -1 से मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब ये जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये लाइन ग्राफ को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट मुझे देखना है। ये लाइन ग्राफ को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट मुझे देखना है। तो वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ को, क्लियर है। वो ग्राफ के कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। अब वो जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को मुझे हॉरिजॉन्टल देखना है, हॉरिजॉन्टली वाई एक्सिस को वो कहां पे टच करेगा, यहाँ पे टच करता है। तो ये जो वैल्यू होती है वो आपकी वाई की वैल्यू बन जाती है। तो अगर मेरा x -1 है, मेरी y की वैल्यू क्या रहेगी, -1 ही रहेगी। सिमिलरली x को मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे मेरा x इज इक्वल टू 3 है, तो x को मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मैं देखता हूँ y एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 को। तो जब मेरा x3 होगा, मेरी y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो जब मेरा x3 होगी, y की वैल्यू मेरी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। और यही इक्वेशन में पुट करना है आपको। तो यही इक्वेशन में पुट करना है आपको, x3 डालिए, आपको y1 मिलना चाहिए। ओके, x को आपने यहाँ पे 3 में डाल दिया, चलो x में मैंने यहाँ पे 3 में डाल दिया, राइट। तो मॉड ऑफ 3 अगर बनता है मेरा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ आप थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉड ऑफ 3 -1 तो ये ने मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 3 डाल दिया, मुझे y क्या चाहिए, अब 1 मिलना चाहिए। तो मॉड ऑफ 3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाता है। सो 3 -1, इसका भी मॉड है और बाहर में मेरा 1 है। तो मॉड ऑफ 3 -1 क्या होता है, 2 होता है, 1। मॉड ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। सो 2 -1, और 2 -1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो मेरी y की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाती है, राइट। इसी ऐसे ऐसे आपको सिर्फ पॉइंट से करना है, आपको कुछ और तरीके नहीं करने, बहुत सिंपल मेथड है। आप कुछ भी इजी पॉइंट उठा लो, उसको गिवन इक्वेशन में डाल दो, आपका आंसर आपको मिल जाए। क्लियर है। एंड दिस इज ऑल क्वेश्चन। ये सारे आपके सारे क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन थे आपके। ओके, आई होप आपको अभी सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
और अभी जो हमने डिस्कस किया था वो गेट लाइफ साइंस का 2018 का जनरल एप्टीट्यूड का पेपर था। क्लियर है? अब थोड़ी देर में 12 बजे, ओके, एग्जैक्टली 12 बजे हम फिर से मिलने वाले हैं किसके साथ? जो हमारे 2019 का जो गेट का पेपर है, 2019 का जो गेट का लाइफ साइंस का पेपर है, उसके जितने भी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है उसके साथ मैं आने वाला हूं। और आपको भी 12 बजे यहाँ पे ज्वाइन करना है सेशन को। जो क्वेश्चंस थे गेट लाइफ साइंस के जनरल एप्टीट्यूड के, वो हम 12 बजे अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर कर देंगे। ओके फाइन। तो जल्दी 1 ही घंटे में जो भी आपके काम रहते हैं, जल्दी से 1 घंटे में वो काम खत्म कर दीजिए और 12 बजे शार्पली यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड अब्दुल्ला हना, वेरी गुड। यस, तो चलिए जल्दी से मिलते हैं 12 बजे। एंड थैंक यू सो मच।